Hey guys, welcome back to my channel, and today we will learn about our further part of our chapter. In first part of this we have learned economic activities, non-economic activities. In economic activities we have learned business and profession and their features also. Today we will learn, or in this part we will learn about employment and its features. Then we will learn about objectives of business, those are economic objective and social objective, and we will go further in our chapter. So हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट से. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. ये प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में कॉमन थिंग है, क्योंकि वो उनमें ही क्लासीफाई होते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और एम्प्लॉयमेंट की सबको बेसिक एक मालूमात होगी. एम्प्लॉयमेंट मतलब हम जब दूसरों के लिए काम करते हैं, तो वेयर द पीपल वर्क फॉर अदर्स देयर इज़ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. अभी जैसे बिजनेस में हमने देखा कि बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता है, हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन और कस्टमर का रिलेशन होता है. प्रोफेशन में प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स का रिलेशन होता है. वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होता है. एंड जैसे कि मैंने अभी बोला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है. और एम्प्लॉयर जो होता है, वो एम्प्लॉयर मतलब क्या, जो हमें काम देता है, जिसके अंडर हम काम करते हैं, वो अपना एम्प्लॉयर होता है. और जो काम को एक्सेप्ट करता है, तो वो अपना एम्प्लॉय होता है. सो एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द वर्क इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय. मतलब जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं मुझे इनके अंडर काम करना है, तो वो एम्प्लॉय हो गया. और जिसने उसको काम दिया, तो वो एम्प्लॉयर हो गया. सो रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम. जब हम किसी के अंडर काम करते हैं या किसी को अपने हाथ के नीचे काम के लिए रखते हैं, हम उनको काम अपॉइंट करते हैं, वी एज अ एम्प्लॉयर और वी एज अ एम्प्लॉय, ये दोनों में से कभी भी हम कोई भी बने, तो हम एक दूसरे के साथ हम ये बात करते हैं कि मेरी इतनी इतनी कंडीशंस है, मुझे ये फैसिलिटीज़ चाहिए, मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए. आपके अगर काम करने का है, तो फिर मैं एग्री आपके काम करने के लिए होऊंगा. और जो एम्प्लॉय होता है, तो वो भी अपनी अपनी कंडीशन से एक्सपेक्टेशंस बताता है कि मुझे इतना इतना सैलरी का बजट है, मतलब मुझे इतना इतना सैलरी मिलेगा, या फिर और कुछ फैसिलिटीज़ होंगे तो मुझे वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा. तो फिर अगर वो दोनों भी एग्री हो गए उस पर, तो फिर हम एक दूसरे को काम पे रख सकते हैं, या फिर हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं, या फिर ये रिलेशनशिप सक्सेस होगी. नहीं तो फिर अगर कोई एग्री नहीं होगा, तो वो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं. And now we will see our features. So we have learned features of business also and features of profession also in first part. In this part we will learn about employment and their features. So aim मतलब उसका मकसद क्या होता है. The main aim is to earn money for meeting needs of employees and employers. अभी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो ऑफकोर्स देयर मेन एम इज़ टू अर्न मनी. जैसे बिजनेस का है, प्रोफेशन का है, एंड ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसका भी एम एक ही होता है कि इट इज़ टू अर्न मनी. एंड वाई टू अर्न मनी? बिकॉज इट मीट्स द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स को क्यों? क्योंकि उसमें से अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है उनको, और उनके जो अंडर काम करने वाले हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने वेजेस भी उसमें से जो पार्ट बाकी रहता है, उनको वेजेस भी पूरे करने होते हैं. तो उनको अगर मनी मिलेगा तो अपना भी प्रॉफिट निकालेंगे वो, और जो बचा है वो एम्प्लॉयज़ को एज अ वेजेस या फिर सैलरी भी दे सकते हैं. तो और एम्प्लॉयज़ को भी अपना एम पूरा करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू ऑल्सो अर्न मनी. तो सेकेंड इज़ क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन मतलब उसको क्या क्वालिफाई करना पड़ता है ताकि हम एम्प्लॉयमेंट में ये करें. सो ईच जॉब रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन. हम जो भी जॉब करते हैं उसे कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर होता है. जैसे हमें प्रोफेशन के इसमें पढ़ा था कि लाइक प्रोफेशन में भी हमें नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है अपने एक पर्टिकुलर काउंसिल से. सो उनके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उससे अपने को वो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए. या फिर हमें वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं जब हम उनके इसमें मेंबरशिप और रजिस्टर अपना नाम करते हैं. तो हमें उनको एक प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने ये प्रैक्टिस करनी है. और उनके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें हमको जो भी फॉलो करने के लिए कहा है, वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो
करना पड़ता है। ये हमने प्रोफेशन में देखा था। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखा है कि एवरी जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। जो भी हम जॉब करें उसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस की नीड होती है। सो द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये बेसिक सबको पता ही है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या होता है। स्किल्ड मतलब जो जहाँ पे एक अपना पर्टिकुलर नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, और अनस्किल्ड मतलब जहाँ पे कोई नॉलेज नहीं होता। जैसे अनस्किल्ड मतलब जो रोड्स बनाते हैं वो भी अब कोई किसी के हाथ के नीचे काम करेंगे, बट जो रोड्स बनाते हैं उनको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती। सो या फिर कोई ऑफिस बॉय है तो उनको भी अनस्किल्ड में गिना जाता है, बिकॉज दे डजेंट रिक्वायर्ड एनी स्किल। लाइक स्किल्ड में हम अगर कोई बैंक में जॉब करते हैं सो उनके लिए क्वालिफिकेशंस और पर्टिकुलर नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। सो दे आर स्किल्ड। एंड अनस्किल्ड मीन्स जिसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल जॉब ऑफ नर्स। अभी नर्स भी डॉक्टर के हाथ के नीचे काम करती है या फिर डॉक्टर के साथ काम करती है, हम बोल सकते हैं। सो जो नर्स होती है वो एम्प्लॉय होती है डॉक्टर की, और एज अ डॉक्टर ही इज़ अ एम्प्लॉयर। सो इट इज़ अ स्किल्ड जॉब बिकॉज दे नीड सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। नहीं तो कोई भी ऐसा वैसा कोई भी नर्स नहीं बन जाता। नहीं तो पता चला कि जो सिरिंज होती है वो कि कहाँ लगानी थी और किधर तो भी और लगा दी, तो फिर ऐसा नहीं चलता, क्योंकि उनको स्पेसिफिक नॉलेज होता है उनके फील्ड में। सो बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस फॉर अनस्किल्ड जॉब इज़ रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल इज़ ऑफिस बॉय। अभी ऑफिस बॉय सबको पता है जो ऑफिस में काम करते हैं, या फिर कोई भी हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ले लेंगे तो वो अनस्किल्ड होते हैं या फिर उन्हें अनस्किल्ड जॉब में गिना जाता है, बिकॉज दे डजेंट नीड एनी qualification for their work. Now third one is monetary returns. जैसे हमने बिजनेस में देखा मॉनेटरी रिटर्न्स इज प्रॉफिट, प्रोफेशन में देखा मॉनेटरी रिटर्न्स जो है वो फीस होते हैं, और उनके एक्सपर्ट सर्विसेज देने के बाद उनको फीस मिलती है अपने क्लाइंट से। और मॉनेटरी रिटर्न्स जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वो या तो फिर वेजेस होते हैं या तो हम सैलरी भी बोल सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है जो हम इसमें पढ़ेंगे। वेजेस और सैलरी इज़ गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जैसे उनका कंप्लीट हो वर्क, जैसे मैंने ऊपर भी कहा था अभी कि जो एम्प्लॉय होता है उनको अपने वेजेस और सैलरीज की एक्सपेक्टेशंस होती है एम्प्लॉयर से। तो उनका जब वर्क कंप्लीट हो तो वो ऑफकोर्स उनके पेमेंट के लिए मांगेंगे, एंड उनके वर्क कंप्लीशन होने के बाद उनको फाइनेंशियल रिटर्न क्या मिलेगा, वेजेस या तो सैलरीज। वेजेस जो होते हैं वो डेली भी पे किया जा सकता है, मतलब रोज़ का 20 रुपया, रोज़ का 30 रुपये, ये जो होते हैं वो डेली बेसिस पे होता है। वीकली मतलब हम वीक टू वीक दे सकते हैं वेजेस को, तो ये वेजेस बोलते हैं। और सैलरी का मतलब जो मंथ टू मंथ हमें पेमेंट मिलता है उसे सैलरी बोलते हैं। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है वेजेस और सैलरी में। तो होप यू अंडरस्टैंड। सो वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट जब एग्री करते हैं एम्प्लॉयर के साथ, तो जब वो वेजेस डिसाइड हो जाते हैं कि मुझे इतना इतना पार्ट मुझे चाहिए एज अ फाइनेंशियल रिटर्न। और वेजेस आर पेड डेली और वीकली। जैसे कि मैंने अभी कहा वेजेस जो होते हैं वो रोज़ मतलब रोज़ अपने दिन पे दिन अपन वेजेस पे कर सकते हैं। और वीकली मतलब इन 7 days वी आर पेइंग और वी आर गेटिंग द मनी। सो जो वीकली बेसिस पे होते हैं या फिर डेली बेसिस पे होते हैं वेजेस, और जो सैलरी होते हैं वो मंथ टू मंथ मंथली बेसिस पे होते हैं। So along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen etc. also can be given to employees. Employees जो होते हैं हमारे जो हाथ के नीचे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें हम और क्या दे सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे एटमॉस्फियर दे सकते हैं अच्छा वाला, या फिर जैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं उनको नया नया वर्क करने का, और ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनके भी इसमें नॉलेज आए। तो ये हो सकता है लाइक हमें बोनस भी देना चाहिए, या फिर क्वार्टर्स टू स्टे मतलब कुछ कुछ जॉब्स में ऐसा भी होता है। बैंक में जो इसमें गवर्नमेंट के इसमें होते हैं वो बैंक्स में जो हम घर होता है अपार्टमेंट में जो भी फ्लैट्स होते हैं वो बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। सो वी कैन गिव क्वार्टर्स टू स्टे, या फिर सब्सिडाइज फूड इन कैंटीन। मतलब हम जगह जहाँ पे भी जॉब करने जाए उनका फूड जो होता है वो फूड की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेंगे। हम ये बहुत फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को अपने दे सकते हैं।
और हाँ, फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल जैसे कि मैंने कहा था कि कैपिटल मतलब जो भी हम अपने इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस में बोलो या फिर एम्प्लॉयमेंट में हम जिसके लिए वर्क करते हैं, तो इसमें बोलो कैपिटल मनी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में कैपिटल बोला जाता है मनी इन्वेस्टमेंट को। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, दूसरों के लिए काम करना। तो जैसे दूसरों के लिए हम काम करने गए तो हमें रेडीमेड एम्प्लॉयर से सब कुछ मिल जाता है, हमें बस उनके लिए बस काम करना पड़ता है, पूरा सेटअप नहीं करना पड़ता। जैसे अगर हम बैंक में कोई जॉब करते हैं तो बैंक हमें खुद बनानी नहीं पड़ती, बैंक अवेलेबल होती है, बस उसमें जॉब करना पड़ता है, अपना कंप्लीट अपना जो भी जॉब है वो अपने टास्क पूरे करने पड़ते हैं। सो एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल नहीं लगता, कोई मनी नहीं लगता अपने इसको सेटअप करने के लिए, बट ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर हैज़ टू ड्यू, बिकॉज एम्प्लॉयर जो होता है वो एक बॉस टाइप होता है, हम बोल सकते हैं। तो उसे दूसरों को काम देना है, तो दूसरे जो होते हैं अपने काम करने वाले, तो उनको बस अपना टास्क कंप्लीट करना होता है फॉर वेजेस और सैलरी, और उनको कैपिटल नहीं लगता। हमने जैसे कि इसमें देखा था प्रोफेशन में कि मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता एम्प्लॉयमेंट में। सो एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ऊपर के द फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो एग्री जिस पे एग्री होते हैं, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जिस पे टर्म्स और कंडीशंस दिए जाते हैं उस पे जो एग्री होते हैं काम करने से पहले, तो जो एग्री होते हैं बस वही रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि इतना इतना टास्क इतने इतने इसमें कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं बस उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। Non-transferability. So in business it is transferable because if a father is businessman then his son or daughter can be a businessman or can continue his business in future. So एंड इन प्रोफेशन ऐसा कोई भी डॉक्टर अपने सन या फिर डॉटर को बड़े होने के बाद बिना कुछ डिग्री या बिना कुछ इसके कोई भी प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बट यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर कोई टीचर है, कोई टीच करती है तो उनका वो जॉब होता है, एंड ही और शी कैन नॉट ट्रांसफ़र हीज और हर जॉब टू हीज सन और हर डॉटर, हीज और हर सन और डॉटर। तो जो टीचर होती है तो वो जो उसका भी जॉब होता है, तो वो अपने बच्चों को वो बड़े होने के बाद बिना कुछ क्वालिफिकेशन के जॉब ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया हुआ है। नेचर ऑफ वर्क, तो जो नेचर ऑफ जॉब होता है, जैसे कि बैंक में अगर हम जॉब करते हैं तो वो उनका वर्क अलग होता है, उनका टास्क जो कंप्लीशन होता है वो अलग होता है। बट हाँ, हम अगर कंस्ट्रक्शन के इसमें वर्कर्स एज अ काम करते हैं तो उनका जॉब या फिर उनका टास्क अलग होता है। सो हियर इट इज़ रिटन दैट द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क। अलग अलग जो भी जॉब करेंगे उसके बेसिस पे हमें अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। सो एवरी एम्प्लॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ गिवन टू हिम। जो एम्प्लॉयर हमें या फिर एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय को जो भी वर्क देता है वो उसे यही एक्सपेक्ट करता है कि वो जल्द से जल्द और अच्छी तरीके से अपना वर्क कंप्लीट करे। नाउ वी विल रीड अबाउट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि मैंने कहा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक इतने बार आ चुका है अभी तक कि इकोनॉमिक बोलते ही मनी एक ये लिंक क्लिक होती है। सो इकोनॉमिक मतलब ऑफ कोर्स टू अर्न मनी और रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड टू मनी इज इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल तो ये सबको पता है कि सोशल वेलफेयर हम करते हैं, जो सोसाइटी के लिए जो वेलफेयर के लिए हम जो भी करते हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव में गिने जाएंगे। एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। सो बिजनेस के हैं तो वो प्रॉफिट आएगा क्योंकि हमने मॉनेटरी रिटर्न्स बिजनेस के प्रॉफिट देखे थे। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होता है फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। तो जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए
इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम आगे के पॉइंट में देखने ही वाले हैं कि प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। तो इसमें ये समझ में आएगा पॉइंट, मोर क्लियरली विल गेट टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सो जो प्रॉफिट होता है वो सर्वाइवल के लिए, क्यों? बिकॉज अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिला ही नहीं तो हम अल्टीमेटली लॉस में जाएंगे। हमें लॉस मिला तो हमें प्रॉफिट तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, बट जब हम लॉस में जाते हैं तब अपना जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है उसके आधे भी नहीं आते अपने को। सो अल्टीमेटली अपना जो कंडीशन होगा वो बहुत पुअर होगा अपने बिजनेस का। और अगर हमें प्रॉफिट मिला तो हम अपना बिजनेस एक्सपांड भी कर सकते हैं या फिर उसकी कई ब्रांचेस भी खोल सकते हैं ताकि अपना और प्रॉफिट बढ़ सके। सो विल लर्न इन नेक्स्ट पॉइंट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अगर हमें न्यू कस्टमर्स मिलते गए तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनका ये एम होता है कि जो वो क्या करते हैं, वो बहुत वर्क हार्ड करते हैं, मतलब बहुत कठिनाई से वो या फिर बहुत मेहनत से वो अपने जो न्यू कस्टमर से वो बुलाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि अपने दुकान से उन्हें असली में क्वालिटीज़ प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो फिर वो अपने पास आने चाहिए। और टू मेंटेन एग्जिस्टिंग ऑल्सो, मीन्स एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी है उनके पास कस्टमर्स, जो रेगुलर कस्टमर्स है तो उनको भी मेंटेन करना, उनको भी एक रेगुलरिटी में रखना एंड टू इनवाइट न्यू कस्टमर्स, ये उनका एम होता है। एंड अल्टीमेटली इट इज़ इकोनॉमिक, बिकॉज अगर ज़्यादा कस्टमर्स है तो उनको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होने वाला है। सो अर्निंग प्रॉफिट एंड सर्चिंग न्यू कस्टमर्स वी हैव लर्नड टिल नाउ। थर्ड वन इज़ इनोवेशंस। इनोवेशंस मतलब जो भी पॉजिटिव चेंज या फिर डेवलपमेंट हम अपने बिजनेस में करते हैं उन्हें इनोवेशंस बोलते हैं। सो इट इज़ अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम अपने प्रोडक्ट के इसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं या फिर हम अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ताकि हम अपना जो R&D, मतलब हमें अगर प्रॉफिट्स मिले तो हम कहीं पे स्पेंड कर सकते हैं, जैसे R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आज बहुत टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम अपना मार्केट या फिर बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये जब भी पॉसिबल होगा तब हमें प्रॉफिट मिलेगा, तब हम और भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। तो फिर ये जो इनोवेशंस होता है, अगर हमने इनोवेशंस किए नए नए टेक्नोलॉजी के हेल्प से या फिर मार्केट सर्वे के हेल्प से, रिसर्च और डेवलपमेंट में अपने पैसे स्पेंड करके, तो अल्टीमेटली हमें नए नए डेवलपमेंट्स और अपनी बिजनेस डेवलप होगा और फिर कस्टमर्स बढ़ेंगे एंड देन वी विल गेट प्रॉफिट। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में इसलिए काउंट होता है। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ये सबको पता है, विच फुलफिल्स आवर नीड्स, जो नेचर से हमें मिलता है एंड विच फुलफिल्स आवर नीड्स आर रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आर स्केर्स मतलब जो होता है वो तो कमतरता, जो लैक होते हैं। सो लैक ऑफ समथिंग इज स्कैरसिटी एंड जो स्केर्स होते हैं बहुत मतलब कम क्वांटिटी में होते हैं ना, उसको स्केर्स बोला जाता है या फिर स्केरसिटी बोल सकते हैं हम। सो रिसोर्सेज जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म, मतलब बहुत हमें प्रीशियसली यूज़ करना चाहिए और वो यूज़ करते भी हैं तो फिर हम उसका अल्टरनेटिव सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। जैसे हम अभी बहुत सारे जन सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं एज अ सोलर हीटर, सोलर जो भी हम प्लेट्स लगाते हैं ऊपर अपने टेरिस पे, तो ये अल्टरनेटिव यूजेस है। बिकॉज जो सन है वो बहुत मतलब लार्ज क्वांटिटी में है जो ख़त्म नहीं हो सकता, और रिसोर्सेस है वो बहुत स्केरसिटी है उनकी, तो हमें वो वाइसली यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दे शुड बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेज। तो वे रिसोर्स का वेस्ट किया तो ऑफकोर्स वो ख़त्म भी हो जाएंगे जल्दी, बट अल्टरनेटिव जो यूजेस हम करते हैं वो हमेशा बेटर रहेंगे। सो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। जो रिसोर्सेज रहते हैं अगर वो हम कम यूज़ करें, उसके बदले अगर अल्टरनेटिव यूज़ हम करें, अल्टरनेटिव सोर्सेज के यूज़ करें, तो हमारे पास जितनी सेविंग्स जितनी जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे रिसोर्सेज में तो उतनी नहीं लगेगी, तो अपने हाथ में पैसा ऑफकोर्स रहेगा ही और वो प्रॉफिट्स अपने पास जो भी सेविंग्स होगी उससे तो अपने वो प्रॉफिट्स बन के ही रहेगी। So these four are economic objectives. First one we have learnt, that is earning profit. Second one is searching new customers. Third one is innovations. Fourth one is best possible use of
resources. Now we will learn second point, that is social objectives. इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जैसे मैंने बताया सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम जो भी करते हैं बिजनेस के थ्रू, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में गिना जाता है. सो फर्स्ट वन इज़ सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अब ये हर कस्टमर का यही एक्सपेक्टेशन होता है कि जो भी हम दुकान पे जाए तो हम अपने को ऐसी एक दुकान मिले जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी के मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, और जो बिजनेसमैन हो वो भी हमें मतलब क्वालिटी मतलब जो भी प्योर प्रोडक्ट्स मिले, कोई मिलावट नहीं हो उसमें, सेफ हो और ड्यूरेबल हो, मतलब जो टिकने वाले हो, सो इट इज़ ड्यूरेबल. एंड यूटिलिटी बोल तो हम इकोनॉमिक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूटिलिटी मतलब जो एक पावर होती है कि जो मतलब एक पावर है कि वो दिखाई नहीं देती बट वो कमोडिटी में या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज में होती है जो अपनी नीड सेटिस्फाई करे. जैसे वाटर है, सो वाटर में जो एक पावर है जो अपनी थर्स्ट को ओवरकम करता है, अपनी जो प्यास होती है उसको बुझाता है. सो वाटर हैज़ सम यूटिलिटी और सम पावर और कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड, विच नीड टू ओवरकम आवर थर्स्ट. सो इट हैज़ यूटिलिटी, जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे वैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए. ये अगर हम सप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली बिजनेस के कस्टमर्स बढ़ेंगे. सो एवरी बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स. क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एक्सेट्रा. सेकेंड इज़ अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो रॉन्ग बताते हैं, मेजरमेंट्स बहुत रॉन्ग यूज़ किए जा रहे हैं आजकल, तो ब्लैक मार्केटिंग होती है. जैसे हमें ब्लैक मनी का कंसेप्ट है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स के इसमें. सो ब्लैक मार्केटिंग है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, रॉन्ग मेजरमेंट्स लिए जाते हैं. सो ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ये अवॉइड करना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस यूनिट. So why it is important to avoid this such unfair practices? Because it is important for survival and growth of business unit. जो अपना बिजनेस है उसे ग्रोथ और सर्वाइवल से ये रोकता है, इसलिए हमें ये अवॉइड करना चाहिए. हमें फेयर मीन्स से चलना चाहिए और सबको फेयर ये देनी चाहिए. सो थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो हम ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. एम्प्लॉयमेंट मतलब हमने लास्ट अभी पार्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट मतलब वर्क फॉर अदर्स. तो हमें ये वर्कर्स को जनरेट करना चाहिए ताकि हम बहुत सारे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है और जिनके पास काम नहीं है तो उन्हें हम काम दे सके और वो भी अभी आगे आए अपने साथ इकोनॉमी में, वो भी अपने कंट्री की इकोनॉमी बढ़ा सकें. सो बिजनेस इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. बिजनेस जो है वो एक ही ऐसा है कि वो सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है. सो सोशल बिकॉज वी आर लर्निंग दिस पॉइंट्स, एंड इकोनॉमिक वी हैव ऑलरेडी लर्न दोज पॉइंट्स. सो सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सोशल वेलफेयर भी होता है और इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी रिटर्न्स भी आते हैं. सो बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल. ऐसा नहीं कि बस स्किल्ड पर्सन्स हमें चाहिए, बट अनस्किल्ड पीपल के लिए भी बहुत सारे बिजनेस जॉब्स अवेलेबल करा सकते हैं हम अगर अपना बिजनेस हो तो. सो इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड डिवाइंग पर्सन्स. जब भी पीछे के जो लोग होते हैं वो पॉवर्टी स्लम्स में रहते हैं, सो वी शुड थिंक अबाउट देम ऑल्सो. सो वी शुड गिव देम जॉब्स और वी शुड गिव देम वर्क एंड फेयर वेजेस एज वेल. So they can also come up and they can also live their life better, and they can also fulfill their needs and their family needs as well. फोर्थ वन इज़ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़. अभी हमारे जो अंडर काम करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत ऐसे नीचे समझते हैं. ऐसा नहीं होता, वो अपने लिए ही काम करते हैं. सो वी आर गिविंग देम जॉब. इट डजेंट मीन दैट दे आर सो लोअर देन अस. So we should give them fair chances also and regular wages also, salary also. Also we should give them good working conditions. जो अपनी working conditions होती है वो भी अच्छे से देनी चाहिए हमें. तो ये सब बताया है ताकि हम अपनी ये इसलिए हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में गिनते हैं, बिकॉज वी शुड सी मतलब बस सोसाइटी का नहीं बट हमारे हाथ में जो भी वर्कर्स होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं,
तो उनका भी हमें वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो भी स्किल्ड होते हैं और अनस्किल्ड भी हो, अगर उन्हें कुछ आता हो नहीं भी आता हो तो भी अपने वो पार्ट है, वो भी इंसान है, वो भी अपने एक पार्ट है सोसाइटी के। सो दे ऑल्सो हैव सम नीड्स, दे ऑल्सो हैव some feelings about their family. They also have to fulfill their needs and expectation which wishes. उनके भी फैमिली होंगी, उनके भी विशेस उनको पूरे करने होंगे। So if employees are properly taken care of, it brings welfare to society. Ultimately अगर स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स है वो अगर सोसाइटी का पार्ट है और हम उन्हीं का अगर केयर करके हमें गुड एटमॉस्फेयर देंगे उनको बिजनेस के लिए, तो हम सोसाइटी का ही वेलफेयर कर रहे हैं। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रिम्यूनरेशन। ये कैसे अचीव हो सकता है, कैसे हम उनकी ये कर सकते हैं, उनको कैसे फेयर चांसेस दे सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि हम रेगुलर रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। रेम्यूनरेशन मतलब जो भी सैलरी या फिर पेमेंट है, वेजेस है हम बोल सकते हैं, तो वो रेगुलरली हम पे करें उनको। या फिर गुड वर्किंग कंडीशंस, हमें उनके जो भी वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वर्किंग कंडीशंस है, वो अच्छे देने चाहिए उनको। ऐसा उनको नीचे नहीं समझना चाहिए, ना ही उनसे कुछ रूडली बात करनी चाहिए। वो अपने लिए ही काम करते हैं, या फिर उनकी भी केयर करनी चाहिए हमें। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़ और ऑफरिंग इंसेंटिव्स, ये भी एक पॉइंट उसमें ही आता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ फिफ्थ वन इज़ हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। ना सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होता है। जैसे कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने के कारण बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि एयर वाटर पोल्यूशन, जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, सो ट्रैफिक जैम्स आर देयर। एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स, मतलब जो भी पॉवर्टी रीजन्स होते हैं, बहुत जो भी बैकवर्ड क्लासेस होते हैं वो स्लम्स में रहते हैं, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं होती है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ ग्रोथ ऑफ स्लम्स and pollution is also there. So business should be aware of this and should try to reduce them, because business के लिए ही प्रोडक्शन होता है। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से बहुत सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जैसे ट्रैफिक जैम्स होती है, ग्रोथ ऑफ स्लम्स हो गया है, स्लम्स की जो भी कंडीशंस, पॉवर्टी जो रीजन्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज़ के थ्रू। तो ये बिज़नेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए और उनको रिड्यूस करने का या फिर कम करने का ट्राई करना चाहिए। सो कंट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम डोनेशंस दे सकते हैं, स्कॉलरशिप्स ऑफर कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, ये हम कंट्रीब्यूट ही करते हैं सोसाइटी के अच्छे के लिए। सो बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेस होता है वो एक जनरल वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। सो फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज। अच्छे के लिए हम डोनेशंस दे सकते हैं या फिर हम स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं हायर एजुकेशंस के लिए। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, अब ये क्या रोल है या फिर क्या मकसद है प्रॉफिट का, क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट का बिजनेस में, तो ये हम पॉइंट्स देखेंगे। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद एम टू अर्न प्रॉफिट। ऑफ कोर्स बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इट हैज़ एन एम टू अर्न प्रॉफिट और अर्न मनी, दैट इज एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट। व्हाट इज प्रॉफिट? इट इज एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू मतलब जो अपना डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, अगर उससे हमारी जो कॉस्ट है, मिलने वाली जो पैसे हैं वो अगर ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सपोज़ हमें कभी 1000 रुपीज़ पर वीक लगता है, सो पर वीक हमें अगर 2000 अगर हमारी कॉस्ट है, मतलब 2000 जो है वो हमें वेजेस या फिर सैलरी के थ्रू मिल रहे हैं, सो पर वीक में हमारा 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। एंड सो इट इज़ एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, मतलब जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो उससे ज़्यादा अगर अपनी सैलरी हो तो हमें प्रॉफिट मिलता है। सो दिस चार्ट शोज यू द पॉइंट्स what is role of profit in business. Now we will learn one by one. We will see one by one the points given. So first is returns to investors.
अब अपने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता, तो हम इन्वेस्टर्स की हेल्प लेते हैं। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने आसपास के भी रहो बट वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें वो अपनी कैपिटल या फिर उनके जो कैपिटल उन्होंने लगाया था, उनकी जो मनी उन्हें लगाया था, तो उन्हें भी रिटर्न्स में मिले, और वो भी जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उन्होंने अपने ही बिजनेस के अच्छे के लिए उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। सो द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल. Of course they have eagerness to means they have excitement that if we have invested then we should get our money back also. So this is possible if adequate profits are earned by business. अगर ये possible यही एक ही चीज़ से होगा कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट्स मिले तो अगर बिजनेस को एक्स्ट्रा मनी मिली या फिर प्रॉफिट्स हम बोल सकते हैं, तो प्रॉफिट मिले तो वो प्रॉफिट में से हम इन्वेस्टर्स को अपना हिस्सा जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो वापस दे सकेंगे। अगर हम लॉस में रहे तो अपने पास उतने पैसे आएंगे ही नहीं जितने, अगर सपोज बिजनेसमैन ने ही किसने 1 लाख रुपीज़ अगर कहीं पे इन्वेस्ट किए और उसे बस 50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो वो अपने भी इसमें पूरा नहीं होगा और जिसने इन्वेस्ट किए थे उनके भी पैसे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। सो ही विल बी अल्टीमेटली इन डेप्ट मतलब जो कर्जे हम लेते हैं तो वो उसे बोलेंगे हम डेप्ट। तो वो खुद की ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ इन लॉस एंड ही विल नॉट बी एबल टू गिव टू इन्वेस्टर्स और रिटर्न देयर मनी टू इन्वेस्टर्स। एंड सेकेंड इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमने ऊपर ये पॉइंट देखा था कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था, ताकि हमने कस्टमर्स को बढ़ा सके और अपना एक्सपांड कर सके। सो ऑल्सो इट नीड्स फॉर बेटर टेक्नोलॉजी और लोअर कॉस्ट के लिए जो टेक्नोलॉजीज आती है तो उन्हें इंस्टॉल करने के लिए अपने बिजनेस में या फिर उन्हें कम से कम प्राइस में हम दे सकेंगे अगर प्रॉफिट से हम रिसर्च और डेवलपमेंट में हम अपना मनी स्पेंड करें तो। और यही जब भी पॉसिबल होगा जब अपने को प्रॉफिट्स मिलेंगे तभी हम रिसर्च और डेवलपमेंट का बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम लॉस में हैं तो हम डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अपना एक ही बिजनेस डेवलप नहीं हुआ तो वही बिजनेस को हम आगे कैसे डेवलप करें। सो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स द होल नेशन। सो ये अल्टीमेटली एक पूरे नेशन को बेनिफिट करेगा। अगर अपना बिजनेस है तो अपन इकोनॉमिक वे में बहुत स्ट्रांग रहेंगे, अगर वही स्ट्रांगनेस मतलब हमें प्रॉफिट से मिलता। देन थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो फिर हम अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, एक्सपांड कर सकते हैं, हम उसमें और ब्रांचेस बनाएंगे। सपोज एग्जांपल है कि हमारे ब्रांच अगर कुछ एरिया में है तो हम दूसरे एरिया में भी अपनी बिजनेस के ब्रांच खोल लेंगे। सो अल्टीमेटली इट इज़ ड्यू टू बिजनेस और प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो फिर हम ग्रोथ और एक्सपांड की तो बात सोचेंगे भी नहीं, अपना एक ही बिजनेस दब पड़ा रहेगा। सो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स. This profit can be used for increasing the volumes of business through expansion and diversification. The portion of profit is reinvested in business for further development. सो जो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स, ये जो होता है, जो फंड्स हमारे इसमें आते हैं तो उनका भी प्रॉफिट जो होता है वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है इसका ये पॉइंट दिया हुआ है। सो अपने क्या प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो बिज़नेस का वॉल्यूम है, जो अपना सेल्स का वॉल्यूम है, जितना हम पहले सेल करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा हम जो प्रोडक्शंस जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो लेंगे और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस या फिर वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज़्यादा करेंगे। एंड वो किससे पॉसिबल होगा कि हम अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करें या फिर डाइवर्सिफाई करें। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस अगर फैला है तो फिर अल्टीमेटली सेल ज़्यादा होगा, एंड सेल ज़्यादा हुआ तो ये सब किससे पॉसिबल होगा कि प्रॉफिट से पॉसिबल होगा। और वापस जो प्रॉफिट मिला वो वापस हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है वो, तो हम वापस इन्वेस्ट करेंगे एंड दिस चेन विल बी गोइंग ऑन एंड इट इज़ फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ आवर बिजनेस। सो फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीजेस इफिशिएंसी.
प्रॉफिट्स फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम, जिससे भी हमने बिजनेस के पहले कर्जे लिए होंगे, लोन्स लिए होंगे, तो हम वो जो प्रॉफिट से है तो वो हम पेमेंट रीपे कर सकते हैं. एंड इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उन्हें सैलरी या फिर वेजेस चाहिए. तो अगर प्रॉफिट्स केस में उन्हें अपना बिजनेस दिखा, तो फिर अपना बिजनेस जो चल रहा है वो अगर प्रॉफिट्स में दिखा, तो ऑफकोर्स उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमें इसमें वर्क कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग अस बोनस एंड ऑल्सो एज देयर प्रॉफिट इज़ गुड, एज ए प्रॉफिट लेवल इज़ गुड. अपने बिजनेस की अगर प्रॉफिट लेवल अच्छी है, प्रॉफिट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उनको भी प्रॉपर और टाइम टू टाइम वेजेस या फिर सैलरी मिलेगी, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जो भी बिजनेस फैकल्टी है, तो उसमें वो काम करेंगे. दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वर्कर्स खुश, एम्प्लॉयज़ खुश, सब खुश, तो भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा. और ये जब भी पॉसिबल होगा कि तब हमें, और ये जब जो भी फैसिलिटेट करता है जब प्रॉफिट्स हो अपने हाथ में, जब अपने पास कैश हो. मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. So businessman can earn profits, which is their means of livelihood. By earning sufficient profits, they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. जैसे कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स, देर आर वेरियस ह्यूमन बींग्स इन वर्ल्ड, सो एवरी ह्यूमन बींग हैव देयर various like different expectations, different needs, different wishes they are having with, and they also have to, every human being have to live a standard life or decent life we can say, and also they have to satisfy their and their family's wants. So जो लाइवलीहुड होता है, मतलब एक प्रॉफिट्स अगर हमारे हाथ में रहे, बिजनेसमैन के अगर हाथ में प्रॉफिट्स रहे, तो वो अपनी जो लाइफ है वो अपने एकदम डिसेंट और स्टैंडर्ड तरीके से वो रह सकता है. एंड ऑल्सो ही कैन और शी कैन सेटिस्फाई हिज और हर वॉन्ट्स. तो जो भी उसके वॉन्ट्स है, डिमांड्स है, वो के अपने प्रॉफिट से पूरी कर सकता है. तो ये बेनिफिट उसका बिजनेसमैन के लाइफ में होता है. सो रिवॉर्ड फॉर रिस्क इज, profit is considered as a reward for assuming several business risk. Profits also serves as a protection against those risks which cannot be insured. Example, fall in demand, adverse government policies, etc. तो रिवॉर्ड फॉर रिस्क है. अब बिजनेसमैन को हमने जैसे पॉइंट में देखा था कि बिजनेसमैन को ये सबसे बड़ा खतरा, बहुत सारे अलग अलग जो भी बिजनेस वो करता है उसमें अलग अलग रिस्क उसको उठाने पड़ेंगे. ऐसा एक भी बिजनेस नहीं होगा जिसमें रिस्क नहीं है. सो जो रिस्क होते हैं उसका वो प्राइस होता है, उसने रिस्क उठाया तब जाके उसको प्रॉफिट्स मिले. हाँ, रिस्क ये भी होता है कि उसे लॉस मिलेगा तो उसका रिवॉर्ड नहीं होगा, बट उसका अगर रिस्क हो के भी उसने रिस्क इतना उठाया एंड देन ही विल गेट प्रॉफिट, सो इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर हिम और हर. सो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क. सो ये प्रॉफिट्स क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड. अगर हमें 1 मंथ में अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ, सो अगले मंथ में अगर हुआ भी नहीं, आई एम सॉरी. सो जो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हमें मिलता है, अगर सपोज 1 वीक में 1 मंथ में हमें 1 लाख प्रॉफिट हुआ एंड नेक्स्ट मंथ में हमें थोड़ा लॉस हो गया, तो हाँ, अपने पास पहले के जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो अपने साथ एक प्रोटेक्शन बन के खड़े रहेंगे आगे के रिस्क के लिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अर्न सम प्रॉफिट्स इन लास्ट मंथ. सो अगर हमें डिमांड्स आगे फॉल हो गई तो अपने पहले वाले प्रॉफिट्स हमें काम आएंगे, वापस रीइन्वेस्ट हम अपने कैपिटल वापस लगा सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल. इट हेल्प्स टू
इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन मार्केट। सर्वाइवल मतलब सबको पता है कि टिकने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट ज़रूरी होता है। अभी आज के इसमें बहुत सारे, अभी सपोज ग्रॉसरी शॉप है तो हमें एक ग्रॉसरी शॉप नहीं दिखेंगी मार्केट में, हमें कई सारे ग्रॉसरी शॉप दिखेंगे। सो बस क्लास टू क्लास में जो फर्स्ट आने के लिए कॉम्पिटिशन जैसे करते हैं, वैसे जो बिजनेस है उसमें भी कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ गई है। एक ही दुकान एक चीज़ की नहीं होती, बहुत सारे वेरियस अलग अलग टाइप्स के अलग अलग गुड्स मिलते हैं, तो उनका जो नेचर हो गया वो कॉम्पिटिटिव हो गया, उनमें भी कॉम्पिटिशन्स लगती है, उनके भी कस्टमर्स तो उतने के उतने हैं, बट जो बिजनेस है, जो दुकानें हैं, जो शॉप्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो उनमें कॉम्पिटिशन्स लगी हुई होती है। सो ये कॉम्पिटिशन्स को हम ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे, तभी टिक पाएंगे अपने बिजनेस को लेके, जब अपने पास प्रॉफिट्स हो। तो प्रॉफिट्स होंगे तो हम वापस इन्वेस्ट कर पाएंगे अपना मार्केट में, अपना जो भी बिजनेस है वो एक्सपांड कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली आवर कस्टमर्स विल बी रेगुलर एंड वी विल गेट प्रॉफिट अगेन। तो ये चेन चलती रहेगी। सो दिस पॉइंट्स वी हैव लर्नड इन दिस, ये जो भी हमने रिवॉर्ड पढ़ा, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पढ़ा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, दिस आर ऑल पॉइंट्स इन रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है ये हमने पढ़ा था। Next point is classification of business activities. Business activities may be broadly classified into two categories. We know that industry and commerce. Industry जो होता है वो प्रोडक्शन में बिजी होता है, एंड कॉमर्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में बिजी होता है। सो दिस पार्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट पार्ट ऑन द सेम चैनल। एंड जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री में डिवाइडेड होती है। कॉमर्स जो होता है वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिवाइड होता है। देन दे ऑल्सो हैव सम सब पॉइंट्स। तो जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होते हैं, मतलब जो भी ट्रेड में जो भी डिफ़िकल्टीज आती है तो उसमें दूर कौन करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मतलब वेयर हाउसिंग मतलब जो गोडाउंस होते हैं, स्टोर हाउसेस होते हैं बिजनेस के लिए, उसे वेयर हाउस बोलते हैं। सो वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, कम्युनिकेशंस, ये जो होते हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आते हैं, बिकॉज they are only one activities that facilitate smooth flow of goods for manufacturing centers to consumption centers. तो ये स्मूथ फ्लो फैसिलिटेट करते हैं, एक अच्छी से अपना फ्लो होता है, पूरी चेन अच्छी से बन सकती है उससे। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जिसको भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स देखने हैं वो यही चैनल पे अवेलेबल होंगे, और ओसीएम के ये हम नेक्स्ट पार्ट में हम ये पार्ट कवर करेंगे, एंड देन वी विल गो टू फर्दर अवर एक्सरसाइज। सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल श्योरली गिव इट्स आंसर टू यू, एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।